नमस्कार, दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे से जुड़ी हुई ये जानकारी। आज दौरे का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री आज केंद्रीय नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। सीएम धामी के दिल्ली दौरे को लेकर राज्य में कैबिनेट विस्तार की अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर विधायकों की निगाहें टिकी हुई हैं। दिल्ली से क्या निकल कर आता है, क्योंकि आज अहम मुलाकात हो सकती है। ये मुलाकात जो हो सकती है जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हो सकती है। आज दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन है दौरे का, लेकिन देखना ये जरूरी हो जाता है कि आज किन मंत्रियों के साथ मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं। सुनिए प्रभात हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं, उनसे लेते हैं और जानकारी। कैबिनेट विस्तार पर क्या चर्चा हो सकती है इस दौरे के दौरान? सुनिए प्रभात। देखिए कंचन, मुख्यमंत्री का आज दूसरा दिन है दिल्ली दौरे का। कल मुख्यमंत्री एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए और आज सुबह भी मुख्यमंत्री सबसे पहले गुड़गांव जाएंगे। वहां उनका एक निजी कार्यक्रम है और उसके बाद दिल्ली से ही मुख्यमंत्री एक सीएम हेल्पलाइन के एक समीक्षा मीटिंग भी ऑनलाइन सभी डीएम के साथ लेंगे। माना जा रहा है कि दोपहर बाद मुख्यमंत्री कुछ केंद्रीय नेताओं से संगठन और सरकार के उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। कल भी जब मुख्यमंत्री देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे तो न्यूज 18 से बातचीत में मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया था कि जो कैबिनेट एक्सटेंशन की प्रक्रिया है वो जारी है। और मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तो एक तरह से इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा कि कब कैबिनेट विस्तार होगा। लेकिन ये निश्चित है कि उत्तराखंड में हर हाल में कैबिनेट विस्तार होना ही होना है। आज नहीं तो कल ये कैबिनेट विस्तार होगा ही होगा, लेकिन कब किस समय होगा ये तय बीजेपी को करना है, बीजेपी हाईकमान को करना है। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर सियासत गर्म है। राज्य के जो तमाम बीजेपी के जो नेता हैं उनकी नजर मुख्यमंत्री के इस दौरे पर टिकी हुई है और हमारे सूत्र बताते हैं कि कई मंत्री और विधायक भी इस दौरान दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुनील प्रभात। मुख्यमंत्री के दौरे पर आप नजर बनाए रखिए। प्रेमचंद अग्रवाल की अब बात करेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से सीएम पुष्कर सिंह धामी के पास 6 और विभागों का कार्यभार आ गया है। अब देखिए, इसमें कई हैवीवेट विभाग शामिल हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो इन हैवीवेट विभागों पर ही मंत्रियों की असली निगाहें रहने वाली हैं। इससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार करीब करीब तय हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कह चुके हैं कि पार्टी के भीतर इसकी प्रक्रिया चल रही है। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार अब सरकार के लिए जरूरी भी हो गया है। पहला कारण है मंत्रिमंडल में 11 के विपरीत मंत्रियों की संख्या घटकर 6 रह गई है। पर्याप्त संख्या में मंत्रियों के अभाव के चलते सरकार का कामकाज प्रभावित हो सकता है। दूसरा, मुख्यमंत्री के पास काम का दबाव बढ़ गया है। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री के पोर्टफोलियो में 23 विभाग शामिल थे। इस बीच मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद उनके परिवहन और समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण 6 विभाग भी सीएम के पास आ गए हैं। अब प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद वित्त, शहरी विकास और संसदीय कार्य जैसे उनके 6 महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा भी सीएम के पास आ गया है। एक्सटेंशन की भी चर्चाएं जोरों पर हैं, कब आप विराम लगा रहे हैं तमाम? हमारी पार्टी में सभी चीजें व्यवस्थित तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चलती हैं और प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उस पर निर्णय हो जाएगा। मंत्रियों के अभाव में वर्तमान में मुख्यमंत्री 35 विभागों का जिम्मा संभाल रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री को 2027 की तैयारियों में भी जुटना है। काम तेजी के साथ व्यवस्थित ढंग से चलता रहे, इसके लिए एक चुस्त दुरुस्त कैबिनेट की मुख्यमंत्री को आवश्यकता होगी। ऐसे में कैबिनेट में कौन से नए चेहरे आते हैं और किनको कौन सा विभाग सौंपा जाता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। 23 मार्च को धामी सरकार को 3 साल पूरे होने वाले हैं। इसको लेकर मंगलवार को न्यूज 18 से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और बातचीत में सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। 23 मार्च को सरकार को 3 साल का कार्यकाल कंप्लीट हो रहा है। सर, इस 3 साल की यात्रा को किस तरह से आप देखते हैं? उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने जो
हमारी पार्टी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार उत्तराखंड के स्थापना के बाद एक मिथक तोड़कर, एक परिपाटी बदलकर हमको दोबारा से सरकार में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और हम 3 सालों में अनवरत रूप से राज्य को विकास की ओर आगे ले जाने के लिए, यहाँ की माताओं बहनों के सपनों को साकार करने के लिए, नौजवानों को रोजगार से, काम से जोड़ने के लिए, हर एक व्यक्ति के चेहरे पर एक सुकून का भाव आए, उसको लेकर राज्य सरकार निरंतर आगे बढ़ी है। अनेक उपलब्धियां हमको इन 3 सालों में प्राप्त हुई हैं। अनेक हमने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। नवाचार के मामले में भी हम आगे बढ़े हैं, विकास के मामले में भी हम आगे बढ़े हैं। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमने देश के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया, हम पहले पायदान पर आए। रोजगार के मामले में हमने नकल का कड़ा कानून लाकर 20,000 से अधिक नियुक्तियां हम कर पाने में सफल हुए, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी नकल के, पारदर्शिता के आधार पर। इसी प्रकार हम को ये गौरव प्राप्त हुआ कि देश के हम आज़ादी के बाद पहले राज्य के रूप में हम स्थापित हुए कि हमने जो देश की प्रतीक्षा थी, देश की आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी का कानून हमने देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। इसके अतिरिक्त भू कानून, जो राज्य की धरोहर है, राज्य के संसाधन हैं, उनको कोई खुर्द-पुर्द न कर पाए, यहाँ का मूल अस्तित्व है उसके साथ कोई छेड़छाड़ न कर पाए। जमीनों का जो दुरुपयोग था वो किसी प्रकार से भूमाफिया न कर पाएँ। जिन प्रयोजनों के लिए जो ज़मीनें खरीदी गई हैं या ज़मीनें ली गई हैं, उनका उपयोग उसी में हो, उसके लिए हमने भू सुधार की दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं। अगले 2 साल का धामी सरकार का रोड मैप क्या रहने वाला है? देखिए, ये जो 2025 का वर्ष है, ये वर्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष हम राज्य स्थापना के 25वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं और ये रजत जयंती वर्ष है हमारा, और हम इसको रजतोत्सव के रूप में बनाएंगे। और ये वर्ष हमारा उपलब्धियों भरा वर्ष तो होगा ही होगा, और इसके साथ साथ हम हर चीज़ में मैं कहूँ कि फ्रंट फुट पर आकर हम सब राज्यवासियों को, हम लोगों को, सरकार को काम करना है। उसमें हमको सबका सहयोग चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर देहरादून की यमुना कॉलोनी में राज्य सरकार के मंत्रियों के सरकारी बंगले हैं और इस कॉलोनी का एक बंगला R2 इन दिनों एक बार फिर से चर्चाओं में है। मिथक है कि इस बंगले में जो भी मंत्री रहने आता है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। ये है देहरादून की यमुना कॉलोनी का वो R2 बंगला जो इन दिनों चर्चाओं में है। दरअसल ये बंगला बतौर मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को आवंटित था। अग्रवाल अपना अधिकांश समय इसी सरकारी बंगले में बिताते थे। अग्रवाल को इसी रविवार को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और अगले 16 घंटे के भीतर ही उन्होंने ये आवास भी छोड़ दिया। इससे यमुना कॉलोनी का ये R2 बंगला एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बंगले को लेकर मिथक है कि जो भी बतौर मंत्री इस बंगले में रहा वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। साल 2002 में पहली निर्वाचित सरकार में कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सजवाड़ को ये मकान आवंटित हुआ। सजवाड़ तब सिंचाई मंत्री थे, लेकिन सजवाड़ अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और उन्हें विवादों के चलते बीच में ही इस्तीफा देना पड़ा। साल 2012 में यही आवास मंत्री हरक सिंह रावत को आवंटित हुआ, लेकिन 2016 में अपनी ही सरकार से बगावत के कारण उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। यानी कि हरक भी बतौर मंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 2017 में हरक सिंह एक बार फिर बीजेपी से मंत्री बने तो यही R2 आवास उनके हिस्से आवंटित हुआ, लेकिन इस बार भी हरक सिंह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए।
साल 2022 में धामी सरकार में मंत्री बने प्रेमचंद्र अग्रवाल को भी आखिरकार कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से रिजाइन देना पड़ा। देखिए, मैं समझता हूँ इस तरह की बातों का विश्वास में नहीं जाना चाहिए। ये डेस्टिनी में है, जिसकी डेस्टिनी में जो होगा उसको वो प्राप्त होता है। हरक सिंह जी 5 साल तक कैबिनेट मंत्री के तौर पर नेता विपक्ष के तौर पर पूरे 5 साल रहे। हालांकि उत्तराखंड में एक सरकार के दोबारा रिपीट न होने का भी मिथक बना हुआ था, जो 2022 में धामी सरकार की वापसी के साथ टूट गया। लेकिन बंगले का ये मिथक कब टूटेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे पीछे यमुना कॉलोनी का ये वही R2 आवास है जिसको लेकर इन दिनों चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहा जाता है कि यहाँ जो भी बतौर मिनिस्टर रहा वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। कुछ ऐसा ही मिथक सीएम आवास को लेकर भी हुआ करता था। मुख्यमंत्री रहते हरीश रावत ऐसे ही मिथक के चलते कभी सीएम आवास रहने नहीं गए। वो जब तक सीएम रहे बीजापुर स्थित राजकीय गेस्ट हाउस ही उनका असली ठिकाना बना रहा। अब यमुना कॉलोनी का ये R2 आवास किसका आशियाना बनेगा, ये कैबिनेट एक्सटेंशन के साथ ही साफ हो जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18 देहरादून। मंगलवार को देहरादून में सीएम धामी ने मिनी बसों को फ्लैग ऑफ किया और ये बसें राज्य के प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में चलने जा रही हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी यहां पर मौजूद रहे। उन्होंने ये कहा है कि इन बसों के चलने से स्कूली बच्चों को आने जाने में सुविधा होगी। हमारे सभी छात्र छात्राओं को, बच्चों को क्लस्टर आधारित जो हमारे स्कूल हैं उन स्कूलों में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो, उनको आने जाने के लिए अच्छा साधन हो, परेशानी न हो घर पहुंचने में और स्कूल जाने में। तो उसके लिए आज ये बसें यहाँ से रवाना की गई हैं। निश्चित रूप से ये हमारे बच्चों के पठन पाठन में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और ये पूरे उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का ये नवाचार आने वाले समय में हमारे उदयमान नवोदित छात्र छात्राओं के लिए उनके भविष्य के निर्माण में बहुत सहायक सिद्ध होगा। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की 75% से ज्यादा की संपत्तियों पर कब्जे हैं। हैरानी की बात यह है कि वक्फ बोर्ड को खुद भी नहीं पता कि उसके पास वक्फ की कितनी जमीन है। बस इतना जरूर पता है कि सारे कब्जेधारी कांग्रेसी हैं। अवैध मदरसों पर कार्रवाई का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि इसी बीच वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे का मामला सामने आ गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का कहना है कि प्रदेश भर में वक्फ की 75% से ज्यादा जमीनों पर कांग्रेस नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं का कब्जा है, जिसमें से रामगढ़ में वक्फ की 200 बीघा जमीन पर होटल का निर्माण कर दिया गया है, तो देहरादून में 100 बीघा से ज्यादा की जमीन पर दुकानें खोल दी गई हैं, जिनको कब्जा मुक्त करवाने के लिए सरकार से कहा जा रहा है। 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल। भाई 75 साल मिले ना कांग्रेस के नेताओं को और अन्य विपक्षी दलों को जो आज मातम कर रहे हैं। तो 75 साल में आपने क्या किया? आपने ये किया जो गरीबों के नाम पे वक्फ दिया जाता था, उस वक्फ की संपत्ति का फायदा गरीबों को नहीं मिला, वो तमाम अमीरों के पास आ गई। और कौन है वो अमीर? वो कांग्रेस के नेता हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के धर्मगुरु हैं जो कांग्रेस को समय समय पर वोट बैंक इकट्ठा करके देते हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स को ही घेर लिया है और कहा है कि जिस समय से कब्जे की बात की जा रही है उस समय वो खुद ही कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में है, तो सरकार को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। जबकि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों का कहना है कि जब कब्जे हो रहे थे तब सरकार के नुमाइंदे कहां सोए थे। जिस समय के कब्जों की आप बात कर रहे हो उस समय आप भी कांग्रेस में थे। रही बात कब्जों की और उसके कानूनी प्रक्रिया की, तो आप 3 साल से अध्यक्ष हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपको ये काम कर देना चाहिए था, खाली करवाना चाहिए था। सरकार आपकी, आप अध्यक्ष, तो कराएगा कौन? और पिछले 7 साल से तो उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है नहीं, बीजेपी की है। 7 साल में आपने क्या किया? और अपने 3 साल के कार्यकाल के बारे में भी आप बताएं। आप तुष्टीकरण के अलावा और कर क्या रहे हैं? आप बीजेपी को खुश करने के अलावा आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर सारे लोग गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं,
गवर्नमेंट से जो नॉमिनेटेड लोग होते हैं वो गवर्नमेंट से कुछ अलग नहीं होते हैं। गवर्नमेंट का ये कहना कि 75% ज़मीनें कब्जाई गई हैं, तो इसके ऊपर तो गवर्नमेंट के ऊपर ही सवाल खड़ा होता है इस बात के लिए कि गवर्नमेंट ने इसको कैसे वक्फ बोर्ड के लोगों को अलाउ करने दिया कि वो जो है 75% ज़मीनें कब्जा कर दी। बहरहाल सच क्या है इस पर जांच जरूरी है, लेकिन इतना साफ है कि अवैध मदरसों के बाद समुदाय विशेष के द्वारा जमीन कब्जाने का ये नया मामला सुर्खियों में आ गया है, जिस पर सरकार जल्द एक्शन लेती हुई भी दिख सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उन्याल की रिपोर्ट। उधर कानपुर विधायक के ऑफिस पर फायरिंग करने के आरोप में हरिद्वार जेल में बंद पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को मंगलवार को आखिरकार जमानत मिल गई। 51 दिन के बाद जिला जज ने चैंपियन की जमानत को मंजूर कर लिया। बुधवार को चैंपियन की रिहाई हो जाएगी। उमेश कुमार के रुड़की स्थित ऑफिस पर अपने समर्थकों के साथ 26 जनवरी को फायरिंग करने के बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके 27 जनवरी को चैंपियन को जेल भेज दिया था। अब कुछ दिन जेल में रहने के बाद चैंपियन की तबीयत बिगड़ी। 15 फरवरी को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब से अब तक जिला अस्पताल में ही भर्ती हैं और उनका इलाज यहां चल रहा है। चैंपियन के वकील के मुताबिक 50-50 हज़ार के 2 मुचलकों पर चैंपियन को सशर्त जमानत दे दी गई है। और सुनवाई जो हमारी हुई उसमें हमारे सारे जो हमने तथ्य रखे कोर्ट के सामने, कोर्ट ने आज उनको स्वीकार किया और बेल स्वीकार करी गई है और हम कल इसमें जमानती दाखिल करेंगे। मंगलवार को चमोली के नंदानगर के कंडेई गांव में घर की छत से एक 3 साल की मासूम बच्चा गिर गया। मासूम के सिर पर गंभीर चोट लगने से उसे हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स भेजा गया। डीएम संदीप तिवारी ने तत्काल हेली एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है। खबर हरिद्वार से, जहां पर एक तेज रफ्तार कार साथ मिलकर परिवर्तन प्रोग्राम चला रहा है, जिसके तहत जेल के कैदियों को खेलों की कोचिंग देकर उन्हें खेलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। मंगलवार को हरिद्वार जिला जेल में परिवर्तन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जिला जेल पहुंचे IOCL चेयरमैन हरिद्वार जेल से कुल 8 राज्यों की जेलों में इस आयोजन को शुरू कर रहे हैं। इसके तहत खिलाड़ियों को खेलों की किटें मुहैया कराई गई हैं। साथ ही प्रोफेशनल कोच 1 महीने तक खिलाड़ियों को कोचिंग देंगे। जेल में खेलों की शुरुआत को लेकर कैदियों में उत्साह है।